आप सभी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। जितने भी छात्र समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आप एग्जाम देंगे, यूपीपीसीएस का एग्जाम यदि आप देते हैं तो आप सभी को इस परीक्षा के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। यूपीपीसीएस के द्वारा यूपीपीसीएस अपर एग्जाम के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई परीक्षा है तो वो परीक्षा है आरओ एग्जाम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं मास्टर वर्कशॉप सेशन, जिसमें हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक की कंप्लीट स्ट्रेटजी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और हर छात्र जो आरओ एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसके लिए पहला सेशन है। शुरुआत यहीं से करना चाहिए। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरओ की तैयारी के दौरान यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी है, कैसे आपको अपनी एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करनी है, कैसे आपको शुभारंभ करना है। और यदि आपने 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट आपने दिए हैं और इसके बाद भी आपका समीक्षा अधिकारी का परिणाम पॉजिटिव नहीं आया है तो आप सभी को जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा उन गलतियों को करने से बचना है। ठीक है, आज हम बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, फिर यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ ही उनको लगता है कि आरओ का एग्जाम भी दे देना चाहिए। लेकिन आप एक बात समझिए, आईएएस का एग्जाम एक अलग एग्जाम है, यूपीपीसीएस का अपर एग्जाम भी एक अलग एग्जाम है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक अलग एग्जाम है। तो आप यहां आरओ की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि आरओ की परीक्षा की क्या डिमांड है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के क्या कार्य होते हैं। ज्यादातर छात्र जो हैं 3 समस्याओं के साथ इस तैयारी में आते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आरओ का जो सिलेबस है ना उसमें समान अध्ययन का बहुत बड़ा रोल है। समान अध्ययन है और समान हिंदी है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, है ना, निबंध का सेक्शन भी है। तो पहली समस्या छात्रों को आती है कि आरओ के सिलेबस में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। आज उसका जवाब आपको यहां पर मिलेगा। दूसरी समस्या, आरओ में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं यूपी में, पीसीएस से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है आरओ का, है ना। इतनी कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, यह भी एक दुविधा बच्चों के दिमाग में रहती है। तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कई बार एग्जाम दे लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी तो आईएएस की करने के लिए निकलते हैं, फिर यूपीपीसीएस एग्जाम देने लगते हैं और फिर कुछ नहीं हुआ तो आरओ एग्जाम भी साथ में फॉर्म भरने लग जाते हैं और तीनों को एक ही समझ के तैयारी करते रहते हैं और रिजल्ट किसी में नहीं होता है। देखिए, आईएएस एग्जाम एक अलग एग्जाम है, यूपीपीसीएस एक अलग एग्जाम है, आरओ को आपको अलग एग्जाम के तौर पे रखना पड़ेगा। आज का जो ये मास्टर वर्कशॉप सेशन है, यही सब चीजें आपकी जो बेसिक गलतियां आप करोगे या आप कर रहे हो, है ना, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, जो बिगिनर है, जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने मल्टीपल जो है आपके। तो आज का वर्कशॉप सेशन कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है, समझिए, मोटिवेशन 1-2 दिन चलता है। ये सेशन है डायरेक्शन सेशन, सही डायरेक्शन देना, सही स्ट्रेटजी बताना, सही दिशा देना। यदि डायरेक्शन आपकी सही होगी तो मेहनत अपने आप आपको सही रास्ते में ले जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज समझिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। यदि आप यूपीपीसीएस एग्जाम और आरओ एग्जाम दोनों को टारगेट करके चल रहे हो तो यूपीपीसीएस का अप्रोच अलग है। यदि यूपीपीसीएस निकालना चाहते हो तो यूपीपीसीएस के लिए मैंने एक अलग वर्कशॉप सेशन बनाया है। आरओ के लिए है ये सेशन, केवल आरओ। जो बच्चे कोर आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो समझ के चलना है। हाँ, ये हो सकता है कि यूपीपीसीएस की तैयारी में आपको थोड़ा सा आरओ में सपोर्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन का आधार आपका जो है ना अलग अलग तैयारी पे है। आप जब आरओ ओरिएंटेड होकर के, क्योंकि आरओ के काम अलग है और एक पीसीएस अधिकारी के काम अलग है, उसी हिसाब से पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, अभी इस पे मैं बात करूंगा, डिस्कस भी करूंगा आपको। ठीक है, तो आरओ एग्जाम की जो रियलिटी चेक है, सबसे पहले मैं आप सभी का एक भ्रम तोड़ना चाहता हूं कि आरओ कोई छोटी परीक्षा नहीं है,
क्योंकि आपको लगता है तो गस्टेड जॉब, लेकिन छोटी परीक्षा नहीं है, ये अपने आप में पीसीएस की परीक्षा है। ठीक है, छोटी परीक्षा तो नहीं है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल परीक्षा भी नहीं है। आसानी से इस परीक्षा के सिलेबस पे काम किया जा सकता है। आप यदि बहुत गंभीर स्टूडेंट हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आप बढ़िया से मेहनत करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। यह परीक्षा उन्हीं छात्रों को, मतलब आप समझिए, यहां पे बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कंटेंट, मतलब बच्चे, क्योंकि आईएएस एग्जाम का कंटेंट अलग है, यूपी पीसीएस का कंटेंट अलग है। यूपी पीसीएस का मेंस पूरा रिटन बेस है ना। यहां पे बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज पे रहना है। ठीक है, यह परीक्षा उन्हीं छात्रों को चुनती है जो सिलेबस को बार बार सही तरीके से पढ़ते हैं, सिलेबस पे काम करते हैं, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस रहता है। तो आरओ में बहुत गहराई से जो प्रश्न जीएस के होते हैं, बहुत गहराई से नहीं पूछे जाते, कि बहुत गहराई से जाके पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सटीकता पता होनी चाहिए, बहुत फैक्चुअल नॉलेज आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन कालानुक्रम से आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स भी है, मेंस का जीएस का पेपर है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, मेंस में हिंदी आपका रिटन में हो जाता है, जिसमें सामान्य हिंदी, शब्द ज्ञान, और इसके बाद जो है आपका निबंध लेखन का जो सेगमेंट है, संक्षेपण, पत्र लेखन, ये सारा चीजें आपका हिंदी और निबंध लेखन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहां पर रिकॉल पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको याद ज्यादा होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज आपका बेहतर होना चाहिए। तो आरओ में सिलेक्शन जो है आपको रेगुलर कंटिन्यूअस वे पे, जितनी चीजें आज के सेशन पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो सारी चीजें आपको यहां पे समझनी है। ठीक है, अब सेशन शुरू करने से पहले दो चीजें। सबसे पहला काम, जो बच्चे आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए ये मैंने सिलेबस, अलग से सिलेबस बनाया है। ये एक मास्टर सिलेबस है जो आरओ का बढ़िया से सिलेबस है। इसमें सिलेबस ही नहीं है बल्कि परीक्षा योजना भी है, जो अभी नया पैटर्न है उसी पैटर्न पर आधारित है पूरा, है ना, नए पैटर्न पे पूरा का पूरा आधारित है, पूरा प्रारूप, है ना। अभी आपको पता है कि प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है ना, अवधि 3 घंटे की हो गई है, 200 अंक का पेपर है। तो ये मैंने पूरा नया आपके लिए पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो एक तो ये वाला जो सिलेबस है, आप में से बहुत सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरओ एग्जाम के लिए, इसके लिए बैच है हमारा अधिकारी बैच। ठीक है, 2026-27 में जो आरओ का एग्जाम होगा उसके लिए बैच है अधिकारी बैच। ठीक है, आप अधिकारी बैच में जुड़े होंगे, नए अपडेटेड बैच में 2026-27 में अधिकारी बैच में आपको जुड़ना है। ये मास्टर कोर्स है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस भर नहीं मिलेगा, सिलेबस के साथ साथ आपको एक सिलेबस रिसर्च की बुक भी मिलेगी, जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, जो विषय इसमें दिए गए हैं, उनका डिटेल में टॉपिक सब टॉपिक भी आप यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, हमें सिलेबस का, इसका हम अलग से एक सेशन लेंगे सिलेबस डिस्कशन का, बैच के अंदर, अधिकारी बैच के अंदर सब कुछ मिलेगा, सिलेबस रिसर्च की बुक भी मिलेगी, ये भी मिलेगा। जो बच्चे हमें YouTube में देख रहे हो, आप सभी से भी विशेष आग्रह है कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो हमारा ऑफिशियल ऐप है, उस एप्लीकेशन में ये सिलेबस वाले सेक्शन पे सिलेबस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, केवल पीडीएफ अपने पास नहीं रखना है, प्रिंट आउट, इसका भी प्रिंट आउट, इसका भी प्रिंट आउट। ठीक है, दोनों का प्रिंट आउट अपने पास रखना है। अब देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं। अधिकारी बैच के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी, प्रिपरेशन जो है एक नई डायरेक्शन पे जाएगी। अब देखिए, एक चीज समझिए, शुरुआत अभी हम जो कर रहे हैं सेशन की, आरओ में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स और मेंस ये दो एग्जाम है आपके, फिर टाइपिंग टेस्ट है आपका, है ना, टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो पद हैं आपके टाइपिंग टेस्ट भी है उनमें। मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि जो आरओ होते हैं, एक्चुअल में आरओ का काम क्या क्या होता है, एक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्या काम करते हैं, इससे क्या है आप एग्जैक्टली इस एग्जाम की नीड को समझ पाएंगे। देखिए, आप एक चीज समझिए, हमारे देश में जो हमारा संविधान है, उस संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापित किया है, यानी कि यहाँ पे जो भी काम हमें करने हैं, या हमारे यहाँ पे कोई भी हायरार्की हो, सभी के हायरार्की के पीछे काम करने का कार्य है लोक जन कल्याण, जनता के लिए काम कर रहे हैं, अल्टीमेट एक ही पर्पज है। सिविल सर्विसेज भी क्या है, नागरिक सेवा है आपकी, है ना। आरओ समीक्षा अधिकारी, आप इसी मशीनरी का हिस्सा बनेंगे। तो आम जनता जो होती है, आम जनता की विभिन्न समस्याएं हैं। अभी मैं आरओ का बताऊंगा कि आरओ का काम क्या होता है। ठीक है, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। बहुत सारे बच्चे केवल आरओ की तैयारी करते हैं, फॉर्म भर देते हैं,
है ना, उनको लग रहा है अच्छा फॉर्म आ रहा है, पर पता ही नहीं है कि एक्चुअल में इसमें जाके हमें कहाँ काम करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होती हैं जो हमारे लिए होती हैं, किस किस विभाग में जाकर के हम काम करेंगे, कुछ भी नहीं पता होता है ना, कुछ भी नहीं पता होता। तो आज मैं थोड़ा सा हायरार्की भी आपको समझाऊंगा और फिर इसके बाद हम आरओ के एग्जाम के डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। देखिए आरओ में जो भी वैकेंसी निकलती है, मैं यूपी के संदर्भ में यदि आपको बताता हूं तो कई सारे विभाग हैं जहां पे जाकर के आप काम करेंगे। फिर मैं आप क्या काम करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो उत्तर प्रदेश सचिवालय है आपका, है ना, हमारे देश का उत्तर प्रदेश राज्य का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सचिवालय से चलता है, उत्तर प्रदेश का सचिवालय है, यहाँ पे समीक्षा अधिकारी होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, वहां पर भी समीक्षा अधिकारी का पद है ना। उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां पर भी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। इसके बाद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय होता है वहां पर भी समीक्षा अधिकारी काम करते हैं। ये इन सब डिपार्टमेंट्स में आप जाओगे, है ना। एक उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स लेखा की आपकी जो है पोस्ट होती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए पोस्ट होती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी उर्दू की पोस्ट होती है। उत्तर प्रदेश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, तो जो है हिंदी और उर्दू, ये सब सचिवालय की पोस्ट है। लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट अलग होती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में भी लेखा की पोस्ट अलग होती है। राजस्व परिषद में जैसे बताया एआरओ भी यहाँ पे होते हैं, एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। तो इन्हीं सभी डिपार्टमेंट में जाकर के आप काम करते हैं, ठीक है। अभी इन डिपार्टमेंट से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। तो देखो आम जनता की विभिन्न समस्याएं होती हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं आम जनता की। तो जो आम जनता के मुद्दे होते हैं वो मुद्दे आम जनता पत्राचार के माध्यम से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे को मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के या कोई भी मंत्री है ना, वहां पर वो अपने मुद्दे, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं पूरे प्रदेश भर से समस्याएं जो है पत्राचार के माध्यम से करते हैं। मैं अभी एक काम आपको बता रहा हूं, और भी अन्य काम है, एक समीक्षा अधिकारी के और भी अन्य काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, हर विभाग से अलग अलग चीजें हैं। तो एक आरओ क्या करता है, क्या काम आपका होगा, रफली आपको समझा रहा हूं। तो जैसे आम जनता के जो भी पत्राचार्य होते हैं, आम जनता के द्वारा जो भी पत्र होते हैं वो किसी ना किसी व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, या कोई सामूहिक समस्या होती है, सार्वजनिक समस्या होती है, किसी मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री के लिए लिखा जाता है। अब आप समझिए ये जो पत्र होगा किसी ना किसी डिपार्टमेंट से तो जुड़ा ही होगा, है ना, कोई ना कोई जो समस्या है। अब देखिए आम जनता को नहीं सारी चीजें, आम जनता क्या करती है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में पत्राचार उन्होंने कर दिया, तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से तो उसका जुड़ाव होगा। एक बात तो समझते हैं ना, सबसे ऊपर क्या है, सरकार है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। तो केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकार है, हमारे यहाँ पे संघीय ढांचा है। ओवरऑल देखें तो अर्ध संघीय शासन प्रणाली, सब पॉलिटी में आप पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पे एक वर्बली आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट वगैरह जो होते हैं ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका में मंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है पूरी की पूरी हमारी, मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों में विभाग होते हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी होते हैं मंत्रालयों में। एक एक मंत्री के पास सचिव होगा, संयुक्त सचिव होगा, विशेष सचिव होगा, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना, एक एक मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अभी मैं डिपार्टमेंट्स के कुछ नाम भी बताऊंगा। तो सचिव होते हैं, सब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, है ना, सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, उप सचिव, है ना, अनुसचिव, प्रभारी अधिकारी बहुत सारे होते हैं। तो हमारे देश में देखिए सबसे ऊपर मंत्रालय है, मंत्रालय कई विभागों में बटे हुए हैं, विभाग अनुभाग में बटे हुए हैं, है ना। तो जो मंत्रालय होगा वहां पे तो मंत्री होंगे, है ना, फिर विभाग जितने भी होते हैं वहां पे सचिव बैठते हैं, कहीं पे सचिव होगा, कहीं पे संयुक्त सचिव होगा, कहीं पे जो है विशेष सचिव होगा, उप सचिव होगा। राज्य में सबसे बड़ा सचिव होता है मुख्य सचिव, एक ही पद होता है आपका, जो मतलब मुख्य सचिव का पद होता है। सब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, सब आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। अनुभाग जो होते हैं वहां पे अनुभाग अधिकारी होते हैं, और फिर नीचे समीक्षा अधिकारी होते हैं। समीक्षा अधिकारी के नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, फिर टंकणकर्ता, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी के, तो मतलब एक हायरार्की का आप हिस्सा बनोगे समीक्षा अधिकारी बन करके। तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई पत्राचार होता है तो पत्राचार किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, किसी विभाग से जुड़ा होगा, जैसे मान लीजिए लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ है या ग्राम विकास विभाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है,
या फिर तो जितने भी पत्र होते हैं सारे मुख्यमंत्री कार्यालय जाते हैं। सीएम पोर्टल होता है हमारा, आप देखते हैं कई बार, हम अब तो सारा डिजिटल भी हो चुका है सीएम पोर्टल, तो सारे जाते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय या किसी मंत्री के कार्यालय जिस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इनकी छटनी होती है, छटनी होकर के जाते हैं संबंधित विभाग में जिस डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, समझिए। अब उस विभाग के अंदर अनुभाग होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर्स, एसओ होते हैं। ठीक है, एसओ होता है उसमें। तो सेक्शन अधिकारी जिसको हम अनुभाग अधिकारी कहते हैं, वो देखता है कि किस कार्यालय से जुड़ा हुआ है ना। जैसे विभाग है, विभाग के साथ अनुभाग है, अनुभाग बाद कौन कौन से कार्यालय, तो कार्यालय से देखता है कि किस कार्यालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि किस व्यक्ति को जाना चाहिए प्रॉब्लम का सलूशन। ऐसा थोड़ा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम मुख्यमंत्री के नाम आपने लिख लिया और डायरेक्ट मुख्यमंत्री उसे डील कर रहे हैं, नहीं, मुख्यमंत्री तक वो चीज ऐसे नहीं पहुंचती है। ऐसे तो फिर मुख्यमंत्री काम ही ना कर पाए, किसी मंत्री तक कोई चीज ऐसे नहीं पहुंचती है, सबका एक तरीका है। हाँ, आप उसे भेजेंगे तो वो सीएम कार्यालय या किसी मंत्री के कार्यालय, उनके मंत्रालय में पहुंच जाएगी, लेकिन वहां से उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट का पत्र है, उस डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। उस डिपार्टमेंट से जो वहां पे अनुभाग होते हैं, उनका सेक्शन अधिकारी ये देखता है कि पत्र को किस कार्यालय से पहुंचाना है, किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, कौन इस पत्र का जवाब देगा या किसके पास है, तो कार्यालय का आवंटन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। और ये काम होता है आरओ का। आरओ यहीं से काम चालू होता है, जो ये मार्किंग का काम होता है कि अच्छा ये किसके पास जाएगा, कौन जाएगा, तो ये सब आरओ काम करते हैं। एआरओ एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होते हैं जिसको रजिस्टर कीपर कह सकते हो आप। रिकॉर्ड मेंटेन करना, एंट्री रखना, एक रजिस्टर बनाना, है ना, कि ये पत्र आया, इस व्यक्ति का आया, इस कार्यालय से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित ये काम है और ये अधिकारी के पास प्रेषित किया जाता है। तो एआरओ यहां से अब पत्र की जर्नी शुरू होती है। ठीक है, एआरओ ने क्या किया, उसको आरओ ने क्या किया, उसको मार्क कर दिया सचिवालय में, फिर एआरओ ने रजिस्टर मेंटेन किया, आरओ संबंधित मार्क किए आरओ को भेज देता है। एक ही डिपार्टमेंट में मल्टीपल आरओ होते हैं, ये समझिए, एक आरओ नहीं बनेगा, आप समीक्षा अधिकारी मल्टीपल आरओ, तो वो किस आरओ के पास जाएगा, वहां जाएगा। अब इसके बाद आरओ उस पत्र को पढ़ेगा, एआरओ तो मेंटेन कर दिया, रजिस्टर मेंटेन किया, आरओ अब उस पत्र को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उस पत्र को सही करेगा, सही रूप में लिखेगा। पत्र लेखन क्यों आपको दिया गया है, पत्र लेखन आपके सिलेबस का हिस्सा है ना, तो आरओ उसे पढ़ेगा। फिर इसके बाद चूंकि आम जनता का पत्र जो है वो बहुत व्यवस्थित नहीं लिखा होगा, तो उसे प्रॉपर एक तरीका किया जाएगा, शासकीय भाषा में लिखा जाएगा, जो गवर्नमेंटल भाषा है उसकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगी। और ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम ही आरओ का काम होता है। ये नियमानुकूल होना चाहिए, महत्वपूर्ण काम होता है, सब आरओ करता है। यहीं से पत्र की शुरुआत होती है, जब उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, तभी इतना टाइम लग जाता है। देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने पत्र भेजा तुरंत आपको रिप्लाई आ जाए। तो आरओ के पास उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम आरओ करता है। इसके बाद पत्र शासन के सभी स्तरों में पहुंचता है जहां से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। फिर यहां से पत्र जाएगा सेक्शन ऑफिसर्स के पास, जो अनुभाग अधिकारी है उसके पास जाएगा। यदि पत्र में कुछ संशोधन करना होगा तो सेक्शन ऑफिसर संशोधन कर देगा, फिर एआरओ के पास भेज देगा, एआरओ फिर से रजिस्टर मेंटेन करेगा। लेकिन यदि सेक्शन ऑफिसर्स को लगता है कि नोटिंग ड्राफ्टिंग सब कुछ सही है, तो सीधा चला जाएगा अनुसचिव के पास, अनुसचिव या अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं वहां पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के पास चला जाएगा, जिसको हम डीएस कहते हैं, उप सचिव जो होते हैं आपके, उसके पास जेएस के पास जाएगा, जिसको हम ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं, वहां पहुंच जाएगा। फिर विशेष सचिव के पास जाता है, जिसको हम स्पेशल सेक्रेटरी कहते हैं। फिर ऊपर सचिव होते हैं, फिर पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, फिर आपका अपर मुख्य सचिव होता है। देखो, जरूरी नहीं कोई पत्र इतने लेयर तक पहुंचे, लेकिन उस पत्र की मतलब जहां पे वो सॉल्व हो सकता होगा सॉल्व कर दिया जाएगा उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हायरार्की क्या है हमारे इंडिया में। तो प्रमुख सचिव के पास गया, फिर अपर मुख्य सचिव के पास गया, फिर मंत्री के पास गया, और यदि जरूरत पड़ी तो सीएम के पास भी पत्र पहुंचता है। बहुत गंभीर मुद्दा है, तो फिर वो मुख्यमंत्री भी उस पर स्वतः संज्ञान भी लेते हैं और उस पत्र को वहां तक पहुंचाते हैं। फिर वो पत्र वहां पे जो है उसका जो भी निदान हुआ वो हो गया, फिर विभाग में पहुंचता है ना। देखते हैं ना, फाइलें लेकर के अधिकारी
जो हमारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे साइन करवाते रहते हैं कि साहब ये जो है आपका यहाँ पे दस्तखत जरूरी है। तो उसमें ये पत्राचार भी जुड़ा हुआ है और सब कुछ गवर्नमेंटल लैंग्वेज में, कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने रफली भेज दिया और उस पर काम हो गया। आरओ का काम यही है कि आप उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग करिए और उसको प्रॉपर, फिर इसके बाद वो वापस जाता है डिपार्टमेंट को, जाता है डिपार्टमेंट के बाद फिर आरओ के पास जाता है, फिर उससे जुड़ा हुआ शासनादेश निकाला जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। ये मतलब जर्नी है पूरी। आरओ जो सचिवालय में काम करते हैं, सचिवालय के स्तर पे काम करते हैं, ये जनरली मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस चीज को जानें, आप महसूस करें। बहुत जबरदस्त एग्जाम है ये आरओ। एक सामान्य एग्जाम नहीं है, एक बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो आज मैं वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक आरओ क्या काम करते हैं, ये आपको जनरली पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपको पता चल जाएगा ना तो एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं, है ना। कभी आप सर्च करिए, देखिए कि हमारी हायरार्की क्या है। प्रमुख सचिव होते हैं हमारे, है ना, फिर उनके नीचे विशेष सचिव होते हैं, विशेष सचिव के नीचे प्रधान निजी सचिव भी होते हैं बहुत सारे, फिर उसमें प्रधान प्रतिवेदक भी होते हैं, फिर इसके बाद संयुक्त सचिव होते हैं, फिर विशेष सचिव होते हैं, फिर और नीचे चलेंगे तो निजी सचिव, उसमें भी कैटेगरी होती हैं, श्रेणी 1 2 3 4, फिर प्रमुख प्रतिवेदक भी होते हैं, फिर उप सचिव होते हैं, फिर निजी सचिव, उसमें भी कैटेगरी होती है निजी सचिव की कि कौन सी कैटेगरी के हैं, फिर मुख्य प्रतिवेदक होते हैं, फिर उप सचिव और मुख्य लेखाधिकारी होते हैं आपके, फिर इसके बाद प्रलेखी अधिकारी होते हैं। मतलब बहुत बड़ा, मतलब हायरार्की इतनी सामान्य नहीं है, इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश ऐसे नहीं चल रहा है ना। विशेष कार्यालय अधिकारी होते हैं, फिर नीचे अनुसचिव होते हैं आपके, अनुसचिव के बाद भी कई कैटेगरी इनमें भी होती है, अनुसचिव के बाद मुख्य प्रतिवेदक होते हैं, फिर निजी सचिव के मतलब कैटेगरी वाइज हैं, विशेष कार्यालय अधिकारी होते हैं, मुख्य संपादक होते हैं, विशेष कार्यालय अधिकारी अध्यक्ष होते हैं आपके। मतलब आप जाएंगे आरओ, मतलब आपका ओवरऑल काफी नीचे का पद है, लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा पद है, गस्टेड पद है, आप इसको ये मान के चलिए। काम आपको, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है ये। तो आरओ का एग्जाम आमतौर पे आप देते हैं। जनरली मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं, और ये सब सिलेबस वगैरह जब अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो आरओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, है ना। आरओ के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी भी है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपीपीसीएस के द्वारा एग्जाम ऐसे ही नहीं लिया जाता, क्योंकि ये पूरी मशीनरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक फाउंडेशन के तौर पे आरओ को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, आरओ का एग्जाम आप जो दे रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो मेंस का है। ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। देखो 3 चरण इसके भी मान लेते हैं, पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, ठीक है, और तीसरा जो रहता है वो टाइपिंग भी होता है। एआरओ के कई सारे पद हैं जिसमें टाइपिंग होती है, कुछ पदों में टाइपिंग नहीं भी होती है, टाइपिंग भी मानता है, कुछ में टाइपिंग नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग जो है वो पद कौन सा है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के पोस्ट भी होती हैं। तो आरओ में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे आप इसको देख लीजिए। आरओ के पहला तो मैं चाह रहा हूं कि आपके अप्रोच चेंज हो, आप मेंस को ही समझिए सब कुछ। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी नहीं बनानी, हमें जो कुछ भी पढ़ना है, हम बैच के अंदर जो कुछ भी पढ़ेंगे मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे। आरओ में क्वेश्चन मेंस में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, है ना। तो हमारी जो स्ट्रेटजी होगी आरओ के लिए वो मेंस वाली स्ट्रेटजी होगी। मेंस, प्रीलिम्स का काम है भीड़ प्रबंधन। ये जो 10 लाख की भीड़ है आपकी, इस 10 लाख की भीड़ को हमें क्या करना है, भीड़ प्रबंधन का काम करता है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो आरओ वाले बच्चों से मेरा बस इतना ही कहना है कि जितने भी बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस ओरिएंटेड हो जाइए। क्या हो जाइए, मेंस ओरिएंटेड हो जाइए, मेंस ओरिएंटेड होकर के अपनी तैयारी करिए, ठीक है। आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी नहीं बनानी, मेंस तक पहुंचना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है, आप सभी को पता है, निगेटिव मार्किंग के कारण भी बच्चे बाहर होते हैं, तो उन सब पे हम अलग से बात करेंगे। आप सभी को ये दिमाग में बैठाना है कि आरओ में हमारे दिमाग में सबसे पहले मेंस आएगा। यदि मेंस का सिलेबस हमने तैयार कर लिया तो प्रीलिम्स आपका अपने आप निकल जाएगा। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर तैयारी मत कीजिएगा। तो पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज के सेशन में, पहली बात कि आज आप एक चीज अपने दिमाग में बैठाएंगे,
आज से आपकी तैयारी या हमारी तैयारी जो हम अधिकारी बैच में भी करेंगे वो मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। हम कोई भी चीज को हल्के में नहीं पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे। फैक्चुअल पढ़ना है, जीएस चूंकि फैक्चुअल है तो मेंस ओरिएंटेड होना है। दूसरी चीज, ज्यादातर बच्चे जो आईएएस यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बहुत सारे अन्य एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईएएस वाले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं, कुछ यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और भी एग्जामों की तैयारी करते रहते हैं, टीचर एग्जाम की तैयारी या फिर यूपी के अन्य एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की तैयारी। वो आरओ को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है यदि इसकी तैयारी हो रही, इसकी तैयारी हो रही तो ये तो निकल ही जाएगा। नहीं निकलेगा। आरओ अपने आप में एक अलग एग्जाम है, इसका अलग सिलेबस है, इसकी अलग स्ट्रेटजी है, अलग तरीके से आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है इसमें, ठीक है। तो हमें आरओ को एक इंडिपेंडेंट, एक अलग एग्जाम के तौर पे लेके चलना पड़ेगा। यहाँ की स्ट्रेटजी अलग है, यहाँ का सिलेबस बहुत अलग है, यहाँ की स्ट्रेटजी अलग है, आरओ की स्ट्रेटजी आपको अलग लेकर के चलनी है, ठीक है। तो पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई इसमें बहुत बड़ा दिमाग में आपको बैठाना नहीं है। पहले समझना है कि दूसरा काम आपको होना है आरओ ओरिएंटेड। पहला होना है मेंस ओरिएंटेड, दूसरा होना है आरओ ओरिएंटेड। आरओ ओरिएंटेड होने का मतलब क्या होता है? आरओ के सिलेबस को ध्यान में रखना, आरओ के पीवाईक्यू को ध्यान में रखना, ठीक है। पहले मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं और आज मैं कुछ चीजें आपको पहले बेसिक कुछ गलतियां बताऊंगा जो आरओ की तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं, जिसके कारण से सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। और फिर हम एक एक करके हर एक समस्या का समाधान भी बताएंगे। आप यदि तैयारी चालू करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ बेसिक गलतियां जो आरओ की तैयारी करने वाले बच्चे करते हैं, पहले मैं यहाँ पे गलतियां आपकी ऐड करूंगा और फिर इसके बाद आरओ की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलतियां, फिर उनका क्या सुधार किया जा सकता है, उस सुधार की तरफ भी हम जाएंगे। आरओ की तैयारी करने वाले छात्रों की गलतियां, ठीक है, और आरओ की तैयारी करने वाले छात्रों की गलतियों के सुधार की क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। गलतियां क्या करते हैं और सुधार क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, गलतियों की यदि हम बात करें, सबसे पहली गलती करते हैं आप सिलेबस को बहुत हल्के में लेते हैं। सिलेबस को हल्के में लेते हैं, सिलेबस को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको लगता है सामान्य सा तो सिलेबस है, ज्यादा तो कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। अभी जो आपके दिमाग में सिलेबस को लेकर चीजें हैं, कभी भी आपने डेप्थ में जाकर के सिलेबस को नहीं समझा कि आरओ का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप खुद देखिए ना, सिलेबस देखिए आप, जीएस लिखा हुआ है, पूरा समान अध्ययन है, समान विज्ञान आता है, भारत का इतिहास आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, भारत का राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, एग्रीकल्चर, वाणिज्य व्यापार है, सेंसस का टॉपिक है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, एग्रीकल्चर, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी आती है। ये सब कुछ आपका यूपी आरओ से पूछता है। दूसरा आपका सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में आप देखिए शब्द विलोम, शब्द ज्ञान में आता है, विलोम शब्द आता है, वाक्यों वर्तनी शुद्धि आती है, अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं, तद्भव तत्सम आते हैं, विशेष विशेषण आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। अब जीएस तो देखो इन्होंने पूरा लिख रखा है। हिंदी में भी यदि आप देखेंगे, मेंस की बात करते हैं तो हिंदी में मेंस में आपका एक सामान्य हिंदी और आलेखन का सेगमेंट है, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव टाइप चीजें हैं, जैसे गद्यांश पूछ लेगा, उसके शीर्षक पूछ लेता है। इसके बाद आपका जो है सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, विशिष्ट टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सब कुछ दिया हुआ है। परिभाषिक शब्दावलियां पूछ लेगा आपसे, कई सारी शब्दावलियां आती हैं जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां जो आपको पता होना चाहिए, जिनका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपको करना है। मुहावरे, लोकोक्ति आपसे पूछ लेगा, कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछ लेगा, है ना। और शब्द ज्ञान यहाँ भी पूछता है, मेंस में भी विलोम शब्द, वाक्यों वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, और फिर हिंदी में निबंध आपसे पूछता है। टोटल आपको मतलब 3 निबंध लिखने होते हैं, 600 शब्द सीमा में 40 नंबर का एक निबंध होता है, तो टोटल 120 नंबर आपके निबंध के होते हैं। तो एग्जैक्टली आपको बस सिलेबस इतना ही पता है तो बात नहीं मजा आएगी।
सिलेबस को गहराई से समझिए और सिलेबस समझने के पीछे का कारण समझिए। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आरओ का सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपको डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। इसीलिए मैंने ये बुक आपको दी है सिलेबस रिसर्च। इसमें डिटेल में हर एक टॉपिक के टॉपिक सब टॉपिक लिखे हुए हैं। हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी हल्के में नहीं लेना है। जीएस का एक मेजर रोल है आप सभी का, ठीक है। तो जनरल स्टडी में आपको सबसे काम करना है कि सिलेबस आप हल्के में लेते हैं, अभी इस पे आऊंगा क्या करना है, इसका सुधार है। सिलेबस रिसर्च करना है आपको, क्या करना है, सिलेबस रिसर्च करना है। विदाउट हमारी शुरुआत ही पूरे क्लास की, इस सेशन के तुरंत बाद आपको सिलेबस रिसर्च का वीडियो मिलेगा, आप सिलेबस रिसर्च देखेंगे और इसके बाद आपको सिलेबस डिस्कशन दिया जाएगा कि कैसे आपको सिलेबस डिस्कशन का वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला हो गया सिलेबस को आप हल्के में लेते हैं, दूसरा आपको सिलेबस रिसर्च करना है। तीसरा काम आपको जो करना है, दूसरा काम पे आते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि आप पीवाईक्यू को हल्के में लेते हैं। पीवाईक्यू पे आप काम ही नहीं करते, केवल रटते रहते हैं। पीवाईक्यू से आप ये नहीं समझते हैं कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। पूरा पीवाईक्यू एक, इसका भी रिसर्च करना पड़ेगा। पीवाईक्यू केवल आप रटते रहते हैं, बस रटते रहते, इससे भर बात नहीं बनेगी। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यू के माध्यम से पूरे पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। कौन से विषय से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमें एक बार समझना है किस टॉपिक से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, केवल ऐसे ही टॉपिक है जिनसे कभी क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो ये काम सब पीवाईक्यू कराता है। तो मैं आप सभी को पीवाईक्यू रिसर्च कराऊंगा, पीवाईक्यू रिसर्च और पीवाईक्यू पूरे आपको तैयार करने, टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड पे हमारा ये काम होगा, ठीक है। पीवाईक्यू सिलेबस हल्के में लेते हैं, पीवाईक्यू को हल्के में लेते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, आपके पास कंटेंट बहुत है, नोट्स बहुत ज्यादा हैं, केवल नोट्स ही बनाते रहते हैं। नोट्स ओवरलोड हो चुका है आपके पास, नोट्स ओवरलोड हो चुका है। हर चीज के केवल नोट्स ही नोट्स है। हिंदी के नोट्स लिए पड़े हैं, जीएस के नोट्स लिए पड़े हैं, केवल नोट्स बनाते रहते हैं, उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक टेक्निक सीखनी है, मास्टर नोट्स बनाना। आपको मास्टर नोट्स में बताऊंगा कि कैसे मास्टर नोट्स बनाते हैं, इस पे एक डिटेल में मैं सेशन करवाऊंगा। तो हमें नोट्स ओवरलोड की जगह अपने सेल्फ नोट्स, मास्टर नोट्स की तरफ आगे बढ़ना है। चौथा काम जो आप लोगों को करना है, ठीक है, सभी चीजें मैं करवाऊंगा भी, आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं। आप रिवीजन नहीं करते, आप सिर्फ पढ़ते रहते हो, नया पढ़ते रहते हो, रिवीजन आप टालते रहते हो। तो हम एक रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, एक साइंटिफिक रिवीजन स्ट्रेटजी हमारी होगी। रिवीजन स्ट्रेटजी हमारी एक बताएंगे कैसे रिवीजन किया जाता है। रिवीजन कल की चीज नहीं है, रिवीजन डेली करने की चीज है। तो हम एक रिवीजन स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन नहीं करते, आप जो रिवीजन नहीं करते, इस पे हमें सुधार करना है। रिवीजन की भारी कमी, कोई सिस्टम ही नहीं है। पांचवा, ना तो निबंध लेखन करोगे, ना तो पत्र लेखन करोगे। प्रीलिम्स के बाद सोच रखा है आपने ना इसको, आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, जो भी चीजें रिटन का सेगमेंट है, संक्षेपण, गद्यांश वगैरह हल करना, ये सब कुछ आपको आंसर राइटिंग के तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है। निबंध लेखन भी आपको अभी शुरू करना है, कल में मत छोड़िए। आरओ बनना है ना, तो आपको अभी से मेंस ओरिएंटेड होकर के चलना है। और मेंस ओरिएंटेड का मतलब है आरओ में जो भी चीजें रिटन में हैं उनको हमें लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग, निबंध लेखन वगैरह कैसे करते हैं, कैसे आपके निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन की क्लासेस रहेंगी हमारी, पत्र लेखन की क्लासेस रहेंगी, और हम लिखना सीखें के तहत आंसर राइटिंग सीखेंगे। लिखना सीखें, इसके तहत एक और सेशन लूंगा मैं, सोचना सीखें। सोचना सीखें, एक बच्चा कैसे सोचता है, जब तक सोचना नहीं आएगा फिर कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अगली स्ट्रेटजी है आपकी, जो अगली गलती करते हो आप लोग, छठवीं गलती। 5 गलतियों पे बात हो गई, यही सब गड़बड़ होती है। हर महीने स्ट्रेटजी बदलते रहते हो, हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह स्ट्रेटजी ही बनाते रहते हो, स्ट्रेटजी ही बनाते रहते हो। आपकी कोई फिक्स रणनीति नहीं है,
आपकी कोई निर्णायक रणनीति नहीं है, बस स्ट्रेटजी बनाया और स्ट्रेटजी फेल, स्ट्रेटजी बनाया स्ट्रेटजी फेल आप सभी की होती रहती है। तो आप सभी को क्या करना है, एक फिक्स दिनचर्या पे शिफ्ट होना है। ये हम इस पे डिस्कस करेंगे इस पे अलग से। और सातवीं जो सबसे बड़ी चीज है, आप हमेशा तुलना करते रहते हो, दुखी मन से तैयारी करते हो। आपके गार्जियन तो आपकी तुलना करते ही रहते हैं, आप भी तुलना करते रहते हैं, एक कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हो। एक दो अटेम्प्ट देने के बाद तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। और यही सब बेसिक कारण बनते हैं कि आप बहुत लंबा टाइम लग जाता है, आपका कभी भी सही से कंटेंट तैयार ही नहीं हो पाता, सिलेबस ही नहीं पढ़ पाते हो। तो देखिए सबसे पहली चीज सिलेबस, शुरुआत आपको सिलेबस से करनी है, आपको सिलेबस रिसर्च करना है। इस पे मैं डिटेल में आपका जो ये पूरा सिलेबस है इस पे एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो दूंगा, सिलेबस रिसर्च करते कैसे हैं एक वीडियो इसका मिलेगा। तो ये दोनों चीजों से आपकी बहुत स्पष्टता हो जाएगी। आप सिलेबस रिसर्च देख लेना और सिलेबस को देख लेना, ठीक है। फिर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आप रटना नहीं है, पीवाईक्यू रटने से कुछ नहीं होगा, वो तो आप जब पढ़ोगे पूरे सिलेबस को हमें कंप्लीट ही कर रहा है तो सब कुछ आपको आने लग जाएगा। आपको पीवाईक्यू से ये समझना है कि आयोग की क्या लैंग्वेज है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कहां पे आपको फंसाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन कितने आते हैं, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना चाहिए। तो हमें पीवाईक्यू का मतलब है पैटर्न को समझना। एक्चुअल में आप देखिए, आप जब सिलेबस रिसर्च करोगे तो यही आपका एक रियल गाइड मेंटर होगा, आपका सच्चा मार्गदर्शक, आपका जीपीएस। आपकी पूरी तैयारी का आधार सिलेबस से बनेगा। हमें सिलेबस को ही डेप्थ में तैयार करना है ताकि कुछ छूटे ना। और पीवाईक्यू का भी हमें रिसर्च करना है। पीवाईक्यू के रिसर्च से हमारा पैटर्न पता चलेगा, हमारे पैटर्न को स्पष्टता मिलेगी, हमें किस डायरेक्शन पे आगे बढ़ना है ये समझ में आएगा। मास्टर नोट्स बनाएंगे ताकि हम रिवीजन कर पाए, कीवर्ड में हमारे नोट्स बन जाए। तो मास्टर नोट्स हमें बनाना है, हमें एक डिटेल में रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम करना है, हमें एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है अपनी। जब तक हम एक रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो हम हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो हम एक बढ़िया शानदार रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको क्लास के अंदर सब कुछ होगा। जो आपका अधिकारी बैच है, अधिकारी बैच में जो शुरुआत में आपको शुरू होगा सेशन, शुरुआत ही आपकी यहीं से होगी। आपको कैसे सिलेबस रिसर्च करना है, पीवाईक्यू रिसर्च करना है, सिलेबस डिस्कशन आपको पढ़ाऊंगा मैं, वर्कशॉप सेशन होगा आपका। फिर मास्टर नोट्स कैसे बनाएंगे, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगी, आंसर राइटिंग, ये सब चीजें पहले सीख लेना, फिर पढ़ना चालू करना है, फिर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हमें करना चालू करना है। तो ये जितनी गलतियां हैं, नोट्स ओवरलोडेड नोट्स नहीं बनाना, एक मास्टर नोट्स बना लीजिए बस, इनफ। एक बार मास्टर नोट्स बन गए, उसी से रिवीजन हो जाएगा, उसी से फैक्ट तैयार हो जाएंगे, उसी से सब कुछ हो जाएंगे। ना तो आज तक सिलेबस रिसर्च किया, ना तो आज तक पीवाईक्यू रिसर्च किया, पीवाईक्यू बस रट गए, बुक ले ली रट गए, नहीं। और बहुत पुराने पीवाईक्यू पे मत जाइए, जो पिछले 10 साल के आरओ के पेपर हुए हैं बस उसी के आधार पे प्री और मेंस पीवाईक्यू में दोनों पीवाईक्यू आपको लेना पड़ेगा, प्री का भी लेना पड़ेगा और मेंस का भी लेना पड़ेगा, हिंदी का भी लेना पड़ेगा और जीएस का भी लेना पड़ेगा। तो एक बार पीवाईक्यू सभी लोग खरीद लेंगे। पीवाईक्यू रिसर्च में सब कुछ सिखाऊंगा कैसे पीवाईक्यू रिसर्च किया जाता है, इसके तहत टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ पीवाईक्यू रिसर्च के सेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। मास्टर नोट्स आपको बनाना सीखना है, रिवीजन स्ट्रेटजी सीखना, रिवीजन डेली होना चाहिए। रिवीजन कल में नहीं डालेंगे हम कि कल हम रिवीजन करेंगे, हम आज रिवीजन करेंगे, आज रिवीजन करेंगे। उसके लिए रिवीजन स्ट्रेटजी में आप देखिएगा, मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताऊंगा कि कैसे रिवीजन किया जाता है, कैसे मास्टर रिवीजन किया जाता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो एक डिटेल रिवीजन स्ट्रेटजी भी हम सीखने वाले हैं बढ़िया से यहाँ पे। इसके बाद ये आंसर राइटिंग का सेशन आपका बढ़िया से रहेगा ही, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे निबंध लेखन कैसे करते हैं, कैसे पत्र लेखन करते हैं, शुरुआत से ही कितने समय अंतराल में आपको निबंध लिखना चाहिए ताकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में दिक्कत ना हो। जब प्रीलिम्स देने जाइए उससे पहले ही मेंस की पूरी तैयारी आपकी हो जाए, उसी साल आप आरओ निकल जाओगे। जो बच्चे कहते हैं ना सर अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो प्रीलिम्स से पहले पूरी मेंस की तैयारी कर चुका होगा। इसलिए कोशिश करिए एग्जाम तभी दीजिए जब आपका प्रीलिम्स से पहले मेंस पूरा कंप्लीट हो जाए, बस मेरी एक साफ सीधी सी बात है। इसलिए हमें बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से आगे बढ़ना होगा आरओ में। हर महीने आपको एक स्ट्रेटजी नहीं बनानी, एक आपको दिनचर्या बना लेनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे भी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं आप सभी को मेरी एक बुक है शून्य से शिखर तक, मैं भी आपको दिखा देता हूं।
ये किताब भी ले लेनी है, क्योंकि इस किताब में आपकी तैयारी से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का पूर्ण समाधान है। ये किताब है शून्य से शिखर तक। ये किताब आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर आप बुक वाले सेक्शन में कहीं से भी है, आपके घर में पहुंच जाएगी, आप ऑर्डर कर लीजिए। इस किताब में आपकी तैयारी की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है, और प्रतिदिन सोने से पहले थोड़ा सा इसको पढ़िए, है ना, ताकि आपकी इसमें दिनचर्या वगैरह सब बता रखा है। बाकी दिनचर्या पे अलग से एक वीडियो बता दूंगा मैं, कब रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन मॉर्निंग टाइम में आपका रिवीजन टाइम बेस्ट होता है। कब आपको निबंध लेखन करना है, कब आपको जो है मेंस के लिए पढ़ना है, कब आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। आप सभी की एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। मॉर्निंग रूटीन भी होनी चाहिए, आपकी एक इवनिंग रूटीन भी होनी चाहिए, नाइट रूटीन भी होनी चाहिए, आफ्टरनून रूटीन भी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कब किस समय मुझे क्या पढ़ना है, और उसी डायरेक्शन पे आपको डायरेक्ट में बढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ी चीज, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो, आरओ जैसे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज अधिकारी वाले लक्षण लाइए। तुलना मत करिए किसी से भी, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट यूनिट समझिए। हैप्पीनेस के साथ प्रिपरेशन करनी है। दबाव और तनाव में तैयारियां नहीं होती हैं, रिजल्ट डिले हो जाएगा आपका, फिर है ना, डिले ही होता चला जाएगा। तो हम जो है इसके लिए भी मैं समय समय पे आपके मोटिवेशनल सेशन मेरे रहेंगे, आपको गाइडेंस में कोई कमी नहीं होगी। देखो इस पूरे आरओ के पेपर में जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी बच्चा जो आरओ में सिलेक्ट होता है उसमें 90% की मेहनत उसकी खुद की होती है। 90% आप जिम्मेदार हैं अपने सिलेक्शन के। 10% की मेहनत आपके शिक्षक की होगी, आपके मेंटर की होगी, आपके गाइड की होगी। ये जो 10% वाला काम है ना, ये मैं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको गाइडेंस में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, हर तरीके से आपको तैयार करके एग्जाम हॉल पे भेजूंगा। बस आप मेरी बातों को माने, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आप मेहनत केवल करोगे ना, डायरेक्शन का काम नहीं लोगे, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। 90% की मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए जो बातें मैं आपको कहूं उस बात को समझना है। शुरुआत कैसे करनी है? सिलेबस रिसर्च से। सिलेबस रिसर्च के लिए मुझे पता आप नहीं कर पाओगे, तो मैंने बुक लिख डाली है। इस बुक में जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के टॉपिक सब टॉपिक दिए गए हैं। एक बार देखो तो गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले काम सिलेबस रिसर्च करेंगे, फिर पीवाईक्यू रिसर्च। पीवाईक्यू एक समानांतर चलता रहेगा आपका, इन सब पे सेपरेट वीडियो मिलेंगे। नोट्स जो भी पढ़ेंगे मास्टर नोट्स बनाएंगे, रिवीजन स्ट्रेटजी एक डेवलप करेंगे, निबंध लेखन, पत्र लेखन और आंसर राइटिंग में काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा आरओ के बच्चों के लिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बच्चों के लिए। बाकी देखो जितना भी सिलेबस है सब कुछ अधिकारी बैच में कंप्लीट होगा ही। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस हम समय रहते हुए पूरा कंप्लीट करा देंगे बैच के अंदर। अब ये नई शुरुआत है, ये पहला सेशन है आप सभी का। तो आप सभी लोगों को अब जो आपका बैच है ना अधिकारी बैच, उसमें जो भी वीडियो आपको वर्कशॉप सेशन में मिले उनको क्रम से आपको करते जाना है। इस अगला सेशन आपका सिलेबस रिसर्च और सिलेबस डिस्कशन का होगा, जिसमें हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही अब हमारी तैयारी की पूरी दिशा और दशा आगे बढ़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन की तरफ मूव करेंगे। दूसरा, जो बच्चे आरओ की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, यदि देखिए ऑनलाइन के लिए तो अधिकारी बैच है, ठीक है। ऑफलाइन के लिए प्रयागराज में आपका संस्थान है आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी। देखिए सबसे पहली बात, आपका जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, 2 चैनल है, एक आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी है, दूसरा आजाद आईएएस एकेडमी है, ठीक है। ये 2 आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। ऐप हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, जहां पर आप क्लासेस करेंगे। ऑनलाइन बैच आपका अधिकारी बैच है। ऑफलाइन यदि आना चाहते हैं तो संस्थान में कॉल करिए, पता करिए कब ऑफलाइन बैच चल रहा है। आपको ऑफलाइन क्लासेस प्रयागराज सेंटर में हमारे मिल जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन भी आप आराम से हमारे साथ बैठ करके पूरा जीएस का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस प्लस हिंदी आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आरओ वाले बच्चे जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस की तैयारी करने के लिए बिल्कुल अब निश्चिंत रहना है, मैं आपके साथ हूं। टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को उपलब्ध होगा। आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का ज्वाइन कर लीजिएगा, आजाद आईएएस एकेडमी का ज्वाइन कर लीजिएगा। संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर आपके बैच में अपडेट कर दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आएगी आप उनको कॉल कर लीजिएगा। बैच में ऊपर ही आपको कॉन्टैक्ट अस का हमारा सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत नेक्स्ट लेवल आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। घर बैठे आराम से पढ़िए, आपको सारा सिलेबस, सारा पैटर्न, एक नए पैटर्न पे जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपको सब कुछ बैच के अंदर आपको अवेलेबल हम करा रहे हैं। अधिकारी बैच आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है।
और आराम से यदि आप इसमें जुड़ चुके हैं तो आराम से पढ़िए, नहीं जुड़े तो आप जुड़िए, अपने मित्रों को बताइए, है ना। तो ये हमारा प्रयास है। और अब अगला सेशन सिलेबस डिस्कशन का रहेगा, आराम से सिलेबस डिस्कस करेंगे। समीक्षा अधिकारी की तैयारी बहुत कठिन नहीं है, यदि सही डायरेक्शन पे यदि तैयारी की जाए तो समीक्षा अधिकारी आप जल्दी बन सकते हैं। तो उस दिशा में आगे बढ़ना हमने चालू कर दिया है। आज का ये पहला सेशन आपकी तैयारी का फाउंडेशन है, न्यू है। अब एक एक जो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते जाएं उसको आप फॉलो करते जाइएगा। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ साथ में देखो, और आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, 2 चैनल आपको जुड़ करके रखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेबस डिस्कशन के वीडियो को देखिए। और क्लास तब करनी है आपको जब आपका वर्कशॉप सेशन कंप्लीट हो जाए, है ना। क्लास तब आपको शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, बैच से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो संस्थान को कॉल करिए। धन्यवाद।